7 बजे के नंबर वन शो में आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं। आप ये भी जानते हैं कि बिहार में चुनाव काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है और अब तो जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही हैं, आप जानते हैं फर्स्ट फेज के लिए चुनावी शोर आज शाम 5 बजे पूरी तरीके से थम चुका है और अब से 36 घंटों में लोग जो है अपने मन में मंथन चिंतन कर रहे हैं। 6 तारीख को अपने घरों से निकलकर अपने मत का इस्तेमाल करेगा आम बिहारी। बिहार का फर्स्ट राउंड 121 सीट पर किसका वोटर लाउड। भूमियार यादव दलित मुसलमान बूथ पर क्या रुझान। तेजस्वी का दिखेगा दम या मोदी नीतीश ही नंबर 1। दलित मुस्लिम सवर्ण सबको डिप्टी सीएम का मौका। महागठबंधन की सरकार तो 4 डिप्टी सीएम इस बार। यादव सीएम फेस सहनी डिप्टी मुसलमानों से ठगी। माई के एम में मल्लाह सेठ मुसलमान हो गए रिप्लेस। तेजस्वी अंडर अटैक मुसलमान सिर्फ आरजेडी का वोट बैंक। चुनाव में मोदी की एंट्री ने कितने सीटों की हवा बदल दी। मोदी का एजेंडा सेट क्या टिक पाएगी लालटेन। मोदी का आरंभ विशेष अब की बार प्रचंड जनादेश। थम गया प्रचार का शोर, पहले फेज का बाजीगर कौन। पहले फेज का चुनावी प्रचार थम चुका है। 6 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के फर्स्ट फेज का मतदान होगा। इस चरण में राज्य के 18 जिले, जिसमें पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज, सारण, वैशाली और समस्तीपुर जैसे जिलों में लोग अपने घरों से निकलेंगे। इन इलाकों में एक तरफ औद्योगिक विकास तो दूसरी तरफ शहरीकरण की झलक है। एक तरफ बाढ़ भी है, बेरोजगारी भी है, पलायन जैसी समस्याएं भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। पटना जिले की 14 सीटें मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना सिटी, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारीशरीफ, मसौडी, पालीगंज, विक्रम राजनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील सीट्स मानी जाती हैं। यहां शहरी विकास, ट्रैफिक, रोजगार, अपराध नियंत्रण, लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दे मुखर रहे हैं। राजधानी का वोटिंग पैटर्न पूरे बिहार के राजनीतिक मूड का संकेत देता है। मोकामा जैसी सीटें बाहुबली राजनीति और जातीय समीकरणों के लिए चर्चित हैं, जबकि दीघा, बांकीपुर और फुलवारीशरीफ जैसे इलाकों में युवाओं का झुकाव रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर देखा जाता है। नालंदा, जो कभी ज्ञान का केंद्र था, आज रोजगार और बुनियादी ढांचे की कमी से जूझ रहा है। यहाँ की 7 सीटें हैं हरनौत, अस्थामा, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, राजगीर, बिहार शरीफ पर नीतीश कुमार की साख जो है वो दांव पर है, क्योंकि ये उनका गृह क्षेत्र है, गृह जिला है। वहीं भोजपुर की 7 सीटें आरा, आगिआंव, शाहपुर, बहरा, जगदीशपुर, तरारी, संदेश, लालू और नीतीश युग की राजनीतिक टकराहट का पुराना रण क्षेत्र रहा है। किसान आंदोलन, रोजगार, शिक्षा यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं। बेगूसराय, जिसे कभी बिहार का लाल किला कहा जाता था, अब औद्योगिक ठहराव और बेरोजगारी से जूझ रहा है। यहाँ की 7 सीटें यानी चेरिया, बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघरा, मदिहानी, साहबपुर, कमाल, बेगूसराय, बखरी पर मजदूर वर्ग की नाराजगी और युवाओं की बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। खगड़िया
और उसके आसपास के क्षेत्र यानी अलौली, बेलदौर, परबत्ता, खगड़िया पर हर साल बाढ़ से तबाह होते हैं और इन तबाही के बीच इस बार का ये चुनाव बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण, बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। विधानसभा चुनाव के शेड्यूल के मुताबिक 6 नवंबर को पहले चरण में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर में वोटिंग होगी। पहले चरण में कुल 3,75,13,302 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान के लिए 45,341 बूथ बनाए गए हैं और 1,314 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी बूथों पर 5 नवंबर की शाम तक डिस्पैच सेंटर से ईवीएम, वीवीपैट और अन्य चुनाव सामग्री के साथ मतदान कर्मी और सुरक्षा दल पहुंच जाएंगे। पुरुष वोटर की संख्या की बात करें तो 1,98,35,325 हैं, तो वहीं महिला वोटर की संख्या 1,76,77,219 है। पहली बार वोट देने वालों की संख्या 7,37,765 है। चुनाव आयोग ने पहले चरण की 6 विधानसभा सीटों के मतदान के समय में 1 घंटे की कमी की है। अब इन 6 सीटों के 2,135 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। इनमें सिमरी बख्तियारपुर के 410 बूथ, महिषी के 361 बूथ, तारापुर के 412 बूथ, मुंगेर के 404 बूथ, जमालपुर के 492 बूथ और सूर्यगढ़ा के 56 बूथ शामिल हैं। यह फैसला इन इलाकों की संवेदनशीलता, प्रखंड मुख्यालय से दूरी और स्थानीय प्रशासन के सुझाव के आधार पर लिया गया है। बाकी 115 विधानसभा सीटों के 43,206 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पहले चरण के चुनाव के लिए चुनावी शोर पूरी तरीके से थम चुका है। 6 नवंबर, ये तारीख काफी इंपॉर्टेंट है। अब तक तमाम बड़े चेहरे जनता के बीच जा रहे थे, संवाद कर रहे थे, बातें रख रहे थे। कुछ ग्राफिक्स मैंने आपके सामने रखे। मतदान की तारीख फर्स्ट फेज के लिए कौन सी है? वो है 6 नवंबर की। आपको याद होगा 6 नवंबर को बिहार निकलेगा। टोटल सीट्स कितनी है? 2 फेज में चुनाव होने, 121 सीटें कवर होंगी फर्स्ट फेज में। 121 सीटें, आप समझ लीजिए लगभग 50%, 243 टोटल सीट्स, 121 पर फर्स्ट फेज में, यानी 6 तारीख को मतदान होगा। इसमें कई हाई प्रोफाइल है, लगभग 13 मंत्री हैं जिनकी साख दांव पर लगेगी। कुल मतदाता यहां पर अगर आप देखेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, यानी 3,75,000, 13,302, जिनमें से 3,75,13,302 पुरुष वोटर हैं। 1,98,35,325 महिला वोटर्स हैं। 1,76,77,219। तो ये हो गया कितने वोटर्स। फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने? 7,37,765। पोलिंग स्टेशंस की भी व्यवस्थाएं जबरदस्त की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी 45,341 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं फर्स्ट फेज के लिए। कुल उम्मीदवार पहले चरण में उतरे हैं 1,314। 1,314 प्रत्याशियों की किस्मत 6 तारीख को बंद हो जाएगी ईवीएम में। अब बिहार में पहले दौर की 121 सीटें, अभी तक इसका क्या समीकरण है? यानी 2020 में जो घटनाक्रम रहा, कौन सी सीटें किसने जीती? भारतीय जनता पार्टी 32, जेडीयू 23, वीआईपी के खाते में गई थी 4, क्योंकि वीआईपी 2020 में थी एनडीए के साथ, इसलिए आपको यहां पर नजर आ रही है। अब चीजें बदली हैं। अब 61 सीटें महागठबंधन के पास इन 121 में से गई थी 2020 में। आरजेडी 42, कांग्रेस 8, सीपीआईएमएल 7, सीपीआई 2, सीपीआईएम 2 और एलजेपी के पास 1। तो यह है आंकड़ा 2020 का। इस बार बहुत सारी चीजें बदली हैं क्या? अगर आप देखेंगे एनडीए जीती थी 59 और महागठबंधन के खाते में गई थी इन 121 सीटों में से 61 सीट्स। और आंकड़े में आपको दिखाता हूं, जल्दी से आइए। भारतीय जनता पार्टी 2020 में इन सीटों पर लड़ी थी 49 सीट्स पर,
जेडीयू लड़ी थी 65 सीट्स पर, आरजेडी लड़ी थी 71 यानी 71 सीट्स पर, कांग्रेस लड़ी थी 31 सीटों पर। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा, इन 121 सीटों में 65% यानी 32 सीटें जीती, 49 सीटें, 49 सीट्स पर प्रत्याशी उतारे 32 जीते, 65 सीटों पर जेडीयू ने उतारे 23 जीते, 71 सीटों पर आरजेडी ने प्रत्याशी उतारे थे। इन 121 सीटों में 2020 में 42 सीटें जीतकर आई थी आरजेडी, स्ट्राइक रेट रहा 59% का। कांग्रेस 31 सीटों पर प्रत्याशी उतारती है, जीतकर आते हैं महज 8। इनका जो स्ट्राइक रेट रहा, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 2020 में इन 121 सीटों में वो रहा 25% के आसपास। इस बार आप देखिए कुछ आंकड़े हैं फर्स्ट फेज के, वो आपके सामने रखता हूं। महिला उम्मीदवार 122 महिला उम्मीदवार हैं, जो मैंने आपको आंकड़ा दिखाया था। दागी उम्मीदवार इस बार 423 है, जिन पर कुछ केसेस दर्ज हैं। करोड़पति कितने उम्मीदवार हैं फर्स्ट फेज में? 519 प्रत्याशी करोड़पति। पहले दौर में जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के 48 हैं इस बार 2025 में। इन 121 सीटों में 48 भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स, जेडीयू 57, एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी 12, आरजेडी इन 121 सीटों में सबसे ज्यादा प्रत्याशी इंडिया ब्लॉक में आरजेडी के 72, कांग्रेस ऑन 24 सीट्स, सीपीआईएमएल 14, सीपीआई 5 और सीपीएम 3 सीट्स। इन 121 सीटों में यह पूरा आंकड़ा है 2025 में किस पार्टी ने कितने प्रत्याशियों को उतारा है। बीजेपी 48, जेडीयू 57, एलजेपीआर 12, आरजेडी 72 और बाकी मैं आपको चीजें दिखाई चुका हूं। किन किन जिलों में है फर्स्ट फेज में मतदान, जल्दी से आपको पढ़ के सुना देता हूं। पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और नालंदा 121 सीटें हैं। और किन किन जिलों में, किन किन इलाकों में मतदान है फर्स्ट फेज का, वो लिस्ट मैंने आपके सामने रखी। अब जल्दी से आ जाइए। इस बार 2 चरणों में चुनाव होने, 6 नवंबर फर्स्ट फेज, 11 नवंबर सेकंड फेज और रिजल्ट आ जाएगा, मतगणना होगी 14 नवंबर को। तो ये है बिहार का होल एंड सोल अभी, क्योंकि अब चुनावी शोर पूरी तरीके से थम चुका है। ये कुछ तारीखें हैं जो याद रखी जानी चाहिए। फर्स्ट फेज में कौन कौन सी हॉट सीट है, ये चेहरा आप जान चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अलीनगर से विश्वास किया मैथिली ठाकुर पर। मैथिली ठाकुर ने कुछ ही वक्त पहले पॉलिटिक्स में एंट्री ली है, बीजेपी ज्वाइन की, टिकट मिल गया अलीनगर से। इनके सामने है आरजेडी के विनोद मिश्रा। मैथिली घूम रही हैं, रिस्पांस मिल रहा है। विनोद मिश्रा जी घूम रहे हैं, रिस्पांस मिल रहा है। दूसरी बड़ी सीट सराय रंजन, बीजेपी की ओर से विजय कुमार चौधरी, तो वही इनके सामने हैं आनंद कुमार सैनी आरजेडी की तरफ से। दोनों ही हाई वोल्टेज वाली सीट सी आ गई। और नालंदा की तरफ आ जाइए, श्रवण कुमार है जेडीयू से, श्रवण कुमार जाना माना चेहरा। इनके सामने है कौशलेंद्र कुमार कांग्रेस के, वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। अभी आप देख लीजिए फर्स्ट फेजेस में मेरे पे जितनी जानकारी है 13 मंत्रियों की साख है दांव पर। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बांकीपुर से, जाना माना नाम, जाना पहचाना चेहरा। तो वहीं रेखा कुमारी आरजेडी से ताल ठोक रही हैं, ग्राउंड पर घूम रही हैं, माहौल कह रही हैं हमारे पक्ष में है, तेजस्वी के पक्ष में है, इंडिया ब्लॉक के पक्ष में है। तो ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जो लगातार बिहार की जनता भी देख रही है। इन सभी की किस्मत ईवीएम में कैद होगी फर्स्ट फेज में 6 नवंबर को। और आइए भाई वीरेंद्र, जाना माना चेहरा, आरजेडी के बड़े चेहरों में शुमार। इनके सामने है जितेंद्र यादव एलजेपीआर। मनेर सीट भी काफी हाई वोल्टेज मानी जाती है, हैवीवेट चेहरे माने जाते हैं। भाई वीरेंद्र आप जानते हैं कोई आजकल के चेहरे हैं नहीं, सीनियर मोस्ट चेहरों में शुमार हैं। इसके बाद आप आ जाइए मंगल पांडे, भारतीय जनता पार्टी मंत्री भी हैं, सिवान से हैं। इनके सामने है अवध बिहारी चौधरी। ये कुछ ऐसी सीट है जिस पर सबकी नजर है, ये हॉट सीट मानी जा रही है बिहार के फर्स्ट फेज की। और आइए रघुनाथपुर, उसामा शहाब आरजेडी की तरफ से, शाहबुद्दीन आप समझ गए, बहुत सारी चीजें निकली हैं, विकास कुमार सिंह जेडीयू सामने। छपरा पर आ जाइए, भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आरजेडी लगातार घूम रहे हैं, सभाओं में लोग पहुंच रहे हैं। इनके सामने बीजेपी ने उतारा है छोटी कुमारी को। छपरा सीट अपने आप में आप जानते हैं काफी हैवीवेट सीट है, चेहरे भी हैवीवेट हो रहे हैं, चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। एक और सीट है राघोपुर आ गई आपके सामने, तेजस्वी प्रसाद यादव आरजेडी, उनकी सीट सीएम फेस ऑफ इंडिया ब्लॉक। उनके सामने है सतीश कुमार यादव भारतीय जनता पार्टी। तो ये कुछ हॉट सीट है जिनका आंकड़ा मैंने आपके सामने रखा है। तो ये कुछ नाम ऐसे हैं, ये बिल्कुल सही चीजें हैं। फर्स्ट फेज का चुनावी शोर थम चुका है और अब तक सारी चीजें हो गई। एक और सीट है तारापुर, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी वर्सेस अरुण कुमार। तारापुर की यह सीट माना जा रहा है कि यहां पर काफी
चीजें पहले से ही सेट है, लेकिन सेट करने वाली और अपसेट करने वाली भी एक ही चीज है, एक ही फैक्टर है, वो है जे फैक्टर, जनता फैक्टर। अब वो किसके लिए सेट हो रही है, किसको अपसेट करेगी, ज्यादा वक्त नहीं है। अब तो ये सारे स्पेकुलेशंस का वक्त भी निकल गया। तो पहले चरण की हॉट सीट्स भी मैंने आपको दिखा दी। बहुत सारे समीकरण हैं जिसको सेट करने का काम अब तक पॉलिटिकल चेहरे करते हुए नजर आए हैं। फर्स्ट फेज का चुनावी शोर थम चुका है। अब मैं बार बार कह रहा हूं, जनता किससे सेट हो रही है और किसको अपसेट करेगी, इसके लिए भी ज्यादा वक्त नहीं है। मेरे को मेरे दो सहयोगी नजर आ रहे हैं, आरा से उज्जवल है और पटना से, राजधानी पटना से आशुतोष है। आशुतोष जी, शुरुआत आपके साथ कर रहा हूं। थोड़ी देर पहले भी मैं आपके साथ जुड़ा था। पूरा शोर, चुनावी शोर अब थम चुका है। डोर टू डोर कैंपेन लगातार जारी होगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा इस वक्त राजनीतिक हवा किस तरीके से, राजधानी पटना में क्या माहौल? अब तो बहुत सन्नाटा सा होगा, वो बड़े बड़े स्पीकर्स नहीं होंगे, वो जो रूट लगता है वीवीआईपीस का वो नहीं हो रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो सियासी फिजा है वो तो बह ही रही है। देखिए रोहित, जनता कंफ्यूज है क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार ने डिलीवर किया है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने वायदे किए हैं। इस तरह के हालात में जनता कंफ्यूज है कि हम जाएं किसके साथ जाएं, और जो 36 घंटे का वक्त है वो जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आज पूरी रात और कल पूरा दिन और रात, ये समय जनता को आत्म मंथन करने का समय मिला है और जनता को तय करना है कि जो एनडीए की सरकार ने डिलीवर किया है उसके साथ जाएं या तेजस्वी यादव ने जो बड़े बड़े वादे और दावे किए हैं उसके साथ जाएं। तो आत्ममंथन का दौर है, जनता विचार कर रही है, तय कर रही है कि 6 नवंबर को किसके साथ जाना है। हालांकि नीतीश कुमार ने पिछले 3-4 महीनों में जिस तरह से जनता को डिलीवर करके दिखाया है और तेजस्वी यादव ने जिन जिन वादों के साथ आगे बढ़ा था उनमें से ज्यादातर वादों को हकीकत में बदलकर जनता की सहानुभूति उन्होंने बटोरी है। और खास करके अगर 400 से 1100 रुपए पेंशन की राशि बढ़ाए जाने की बात करें तो करीब 1,17,00,000 जो बुजुर्ग हैं वो नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति रख रहे हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो काम बेटों को करना चाहिए था वो काम नीतीश कुमार ने किया है। तो कई ऐसे इमोशनल फैक्टर्स भी हैं जो एनडीए को मजबूती देता है, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने बड़े बड़े वादे कर दिए हैं। यानी जिनके घर सरकारी नौकरी नहीं है उनके घर 20 दिनों के अंदर एक निर्णय लेने के बाद 20 महीने में नौकरी देने की बात वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ आशा कार्यकर्ताओं के वेतन बढ़ोतरी, अस्थायी करना, कई ऐसे दावे और वादे कर दिए हैं जिससे जनता कंफ्यूज है और जनता अब विचार कर रही है कि उन वादों के साथ जाएं या जो एनडीए सरकार डिलीवर की है उसके साथ जाएं। जी, ये इंपॉर्टेंट चीज है और आपने बोला कि जनता कंफ्यूज हो रही है। मेरे साथ उज्जवल भी हैं, आपके साथ भी रहे। उज्जवल लगातार घूम रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं। उज्जवल आरा में इस वक्त मौजूद है। उज्जवल, आरा में क्या माहौल महसूस कर रहे हैं? चुनावी शोर तो थम गया, लोगों के दिल में किसकी बात पहुंची? हर रैलीज में तो हम देख ही रहे हैं, एड्रेसल कितने भी हों, लोग पहुंच रहे हैं, भीड़ पहुंच रही है। उस भीड़ को वोट में तब्दील करना अब ये चैलेंज होगा। बिल्कुल रोहित, और भोजपुर जिले की सबसे हॉट सीट आरा है। और मैं सिर्फ भोजपुर नहीं कहूंगा, पूरे शाहाबाद परिक्षेत्र की सबसे हॉट सीट आरा है, क्योंकि आरा जो एक वक्त में कांग्रेस का गढ़ कही जाती थी, उस आरा को बीजेपी के अमरेंद्र प्रताप सिंह ने साल 2000 से बचाए रखा है। सिर्फ एक बार 2015 में ये महागठबंधन के पास चली गई थी। इस बार लेकिन बीजेपी की तरफ से एनडीए जो प्रत्याशी है वो अमरेंद्र प्रताप सिंह का टिकट काट दिया गया और वहां पर संजय सिंह टाइगर को टिकट दिया गया। अब संजय सिंह टाइगर के पास पहली चुनौती तो यह है कि उन्हें साबित करना है खुद को, और दूसरी कि जो अमरेंद्र प्रताप सिंह का टिकट काटा है उसकी क्षेत्र में वजह जब पहुंची तो वो ये पहुंची कि वो एज फैक्टर था, 78 साल के हो गए हैं। दोनों की पकड़ ठीक मानी जाती है क्योंकि संदेश विधानसभा सीट से टाइगर सिंह जो हैं वो एक बार जीत दर्ज करा चुके हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूं तो महागठबंधन से, माकपा वाले से कैमुद्दीन अंसारी हैं, और कैमुद्दीन अंसारी पिछली बार जब अमरेंद्र प्रताप सिंह के सामने थे तो मात्र अगर मेरी जानकारी ठीक है तो शायद 3002 वोटों के अंतर से वो हार गए थे, तो दूसरे नंबर पर रहे थे। और इस बार जनसुराज भी मैदान में है, तो 2020 से थोड़ा सा आंकड़ा अलग है, तो जनसुराज के प्रत्याशी भी मैदान में है। लेकिन मोटा माटी लब्बू लुआब आप देखोगे तो इस क्षेत्र की समस्याएं वही हैं, एक पलायन, दूसरा यहां पर जलजमाव की स्थिति, तीसरा जाम बहुत लगता है। इसको लेकर के जनता लगातार कह रही है कि अभी आशुतोष जी ने भी बता दिया, एक तरफ तो लोक लुभावन वादे, तेजस्वी कह रहे हैं हर घर में सरकारी नौकरी दे दूंगा,
जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है। आपके इलाके की कोई समस्या है उसको खत्म कर दूंगा, बस आपको इंडिया ब्लॉक की सरकार बनानी है। दूसरी तरफ जो फैक्टर कि हम तो डिलीवर कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार डिलीवर कर रही है, ग्राउंड पर क्या माहौल है वो तुरंत आ रहा हूं आपके पास। मेरे साथ प्रशांत राय जो कि बक्सर से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, इसके अलावा पंकज चौहान हाजीपुर से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, मैं आपके पास ही आना चाह रहा हूं। प्रशांत, पहले फेज का चुनावी शोर थम चुका है, अभी बक्सर में क्या कुछ हालात, क्या कुछ माहौल आप महसूस कर रहे हैं, जल्दी से बताइए। जी बिल्कुल, बक्सर में जैसा कि सबको पता है कि 6 तारीख को मतदान होना है। हाँ। उसको लेकर के आज जो है चुनावी शोर थम गया। आज चूंकि अंतिम दिन था, इसलिए हर राजनीतिक दल के हिसाब से कहीं ना कहीं एड़ी चोटी का जोर लगाना था। बक्सर में अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुर सीट की अगर हम सबसे पहले चर्चा करें, जो हॉट सीट माना जाता है, वहाँ लालू यादव के करीबी शंभू यादव 2 बार से विधायक रहे हैं और इस बार भी वो मैदान में है। दूसरी तरफ चिराग पासवान के बेहद करीबी हुलास पांडे, बाहुबली में जिनकी गिनती होती है, वो लोजपा से मैदान में है, एनडीए की तरफ से मैदान में। आज चिराग पासवान और पवन सिंह का कार्यक्रम भी ब्रह्मपुर क्षेत्र के नियाजीपुर में हुआ था और अपने संबोधन में कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने विशेष रूप से उल्लेखित करते हुए कहा कि ये हुलास पांडे मेरे बेहद करीबी रहे हैं, जब मेरी स्थिति बिल्कुल खराब थी तब ये मेरे साथ खड़े थे, इसलिए हम चाहेंगे कि इनको जरूर जिताए। और एक चर्चा करते उन्होंने एक और रेखांकित किया कि चिराग पासवान को अगर आप हुलास पांडे को चुनते हैं तो केवल आप विधायक नहीं चुनेंगे, ये जान लीजिए कि अगली सरकार में, चूंकि ये तय है कि एनडीए की सरकार बनेगी, उसमें हुलास पांडे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार पद पे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं उनका ये संकेत था कि आप विधायक नहीं चुनेंगे, आप एक मंत्री चुनेंगे, इसलिए इनको निश्चित रूप से भारी मतों से विजयी बनाए। दूसरी बात, बक्सर सदर सीट की बात करें, बक्सर सदर सीट आप जानते हैं कि शुरू से ही हॉट सीट है। पहले यह बिल्कुल कुशल पांडे भी लड़ना चाह रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला था। अभी जो है एक पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, जिनको लेकर के पटना में भी काफी चर्चा थी जिस दिन उन्होंने भाजपा का सदस्यता ग्रहण किया, वो मैदान में है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एनडीए की तरफ से। दूसरी तरफ 2 बार की फिर वही सिटिंग विधायक कांग्रेस से संजय कुमार तिवारी हैं। और आज दूसरी त्रिकोणीय चूंकि मामला हो रहा है, तो के तिवारी के सुपुत्र हर्षवर्धन भी चुनावी रण में उतरे हैं, इस मैदान में है। आज जो है खुद प्रशांत किशोर बक्सर आए थे, उन्होंने रोड शो किया है। बिल्कुल सही बात है, माहौल बनाने का पूरा प्रयास किया गया। यही तो हम कह रहे हैं कि आखिरी दिन था तो हर कोई कोशिश कर रहा है जनता से कनेक्ट कर ले। तो ये ग्राफिक्स जो है मैं आपके सामने एक बार फिर से रख दूं। पहला चरण 6 नवंबर, दूसरा फेज 11 नवंबर, तीसरा जो है यानी रिजल्ट का डेट 14 तारीख। आशुतोष जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आशुतोष जी, आपने तो सिंपल ये बता दिया कि जनता थोड़ी कंफ्यूज है, लेकिन मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। हम इसके साथ, हम उसके साथ, एनडीए एकजुट है, हमारा परिवार एकजुट है, इंडिया ब्लॉक एकजुट नहीं है, साथ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, अगर आपने गलती से यहां पर सरकार बना दी तो ये आपस में ही सिर्फ फुटबॉल में मतलब एक दूसरे के आसपास ही रहेंगे। जनता के बीच ये सारी चीजें जा रही हैं क्या? बेशक जा रही है और इस बात की चर्चा भी हो रही है कि आखिर इस तरह से तालमेल क्यों नहीं है। जनता सवाल कर रही है। इस चुनाव में एक चीज खास देखने को मिल रहा है कि जो भी दल दावे कर रहे हैं उनके नीति और नीयत पर जनता गौर कर रही है। यानी सामने वाला व्यक्ति जो बयान दे रहा है उसकी नीति क्या है, उसका नीयत क्या है और डिलीवर करने की क्षमता क्या है, यह सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और जनता इस पे गंभीरता से विचार कर रही है। जहां तक बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की बात करें तो इस बार 3 ही फैक्टर हैं, मोदी, नीतीश और तीसरा तेजस्वी फैक्टर। और इन तीनों फैक्टरों पर जनता गंभीरता से विचार कर रही है कि जिनकी बातें सामने आ रही है उसमें कितना दम है, उनकी नीति क्या है, उनका नीयत क्या है और कितना वो डिलीवर करेंगे। जहां तक युवाओं की बात करें तो युवाओं ने कई तरह के उत्साह दिखाए, कभी प्रशांत किशोर के साथ हो लिए तो कभी तेजस्वी के साथ हो लिए, लेकिन एनडीए ने कई लेवल पे जो डिलीवर किया है उसका भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। चाहे युवा आयोग बनाने की बात हो, अन्य तरह की योजनाओं के जरिए रोजगार देने की बात हो, महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जाने की बात हो, खास करके महिला फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है और आधी आबादी की ओर सबका ध्यान है। चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, सबकी ये कोशिश हो रही है कि आधी आबादी यदि मेरे साथ हो जाएगी तो हमारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन बिहार चुनाव में सबसे खास फैक्टर है अति पिछड़ा वोट बैंक, जो करीब करीब 36% है। अपने अपने कैडर वोट के अलावा जो 36% वोट है वो जिसकी ओर शिफ्ट करेगा जीत उसी की होगी। जी
ठीक है, उज्जवल के पास में जल्दी से हुआ था। उज्जवल, जल्दी से आप भी आ जाइए, आप लगातार घूम रहे हैं। उज्जवल, मुद्दों की बात तो आशुतोष जी कर ही रहे हैं, मुझे प्लीज आप ये बता दीजिए ना, इस बार सबसे अपीलिंग मुद्दा आपको कौन सा लगा जब आप अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं? अभी तो आप आरा में हैं, लेकिन आप बिहार लगातार घूम रहे हैं। यहाँ पर MY समीकरण की बात बिहार में हमेशा होती है, लेकिन इस बार M मतलब महिलाएं हो गई, Y मतलब युवा हो गए, क्योंकि कोई भी पार्टी नहीं कह रही कि हम किसी एक खास वर्ग को ही सेलेक्ट कर रहे हैं। हमारे लिए तो पूरा बिहार है। एक तरफ से बात हो रही है नए बिहार की, दूसरी तरफ से बात हो रही है विकसित बिहार की। ज्यादा अपीलिंग कौन सा लग रहा है जनता को? रोहित, मैं आपको एक दिलचस्प बात इस पूरे बिहार चुनाव में जब मैं घूमा हूं, बिहार के अलग अलग जिलों में गया हूं, तो मैं आपको सबसे दिलचस्प बात ये बताऊं कि जब मैं नए वोटर से बात करता हूं, फर्स्ट टाइम वोटर से बात करता हूं, तो उन्होंने अब चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, तमाम दलों को ये मजबूर कर दिया है कि हमारे हित की बात करो, मेरे लिए क्या है, मेरे विकास की बात करो। और इसीलिए आप देखोगे जो चाहे एनडीए का संकल्प पत्र हो, चाहे महागठबंधन का हो, चाहे प्रशांत किशोर की जनस्वराज का हो, जितनी भी पार्टियों ने अपने अपने संकल्प पत्र निकाले हैं रोहित, उसमें आपने युवाओं के मुद्दे जरूर देखे होंगे, वो मुद्दे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स को कैच कर रहे हैं। और ये मजबूरी थी इन सभी दलों की, और ये युवाओं ने करके दिखा दिया इस बार। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, फर्स्ट टाइम वोटर्स को इस बार नजरअंदाज मत करिए, यही इस बार बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है, और ऐसा होना भी चाहिए। जनता ने मजबूर किया, अच्छी बात है। पंकज भाई, मुझे बता दो, फर्स्ट फेज के लिए चुनावी शोर थम चुका है, अभी हाजीपुर में ताजा माहौल क्या है? जनता के बीच कौन सा मुद्दा है जिस पर वो दबे पांव खुलेआम, क्योंकि बिहार की जनता तो खुलेआम ही बात करती है, किस पर बात हो रही है? कौन सा मुद्दा उनको सबसे ज्यादा लग रहा है कि हाँ, इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए इस चुनाव में? देखिए, बिहार का हाजीपुर विधानसभा, बिहार का वैशाली विधानसभा क्षेत्र का 2 सीटें, राघोपुर और महुआ, काफी सुर्खियों में है, हॉट सीट है, क्योंकि लालू यादव के दोनों पुत्र यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तेज प्रताप महुआ से और तेजस्वी यादव राघोपुर से। और दोनों भाई ने दोनों जगहों पे चुनावी प्रचार किया। तेज प्रताप ने तेजस्वी के खिलाफ जाके चुनाव प्रचार किया और अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए वहां अपील की। वहीं तेजस्वी यादव ने महुआ विधानसभा में, जहां से तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं, वहां जाकर के अपने राजद प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। यानी दोनों जगहों पर दोनों भाइयों का प्रचार किया गया है और दोनों भाई अपने अपने उम्मीदवार को जिताने की अपील की है। तो एक तरह से तेज प्रताप ने खुले तौर पर अपने भाषण में कहा था कि महाभारत का युद्ध है, सत्य और असत्य का यह युद्ध है, यहाँ सगा और संबंधी नहीं देखा जाता। इसलिए उन्होंने दोनों जगहों पर प्रचार किया है। और आपको बता दें कि वैशाली जिला का काफी हॉट सीट दोनों महुआ और राघोपुर है। और आपको ये भी बता दें कि हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र का जो भाजपा विधायक यहाँ से अभय सिंह है, लगातार चौथी बार अपना नामांकन दाखिल किए हैं और ये लगातार यहाँ से विजय हो रहे हैं। वहीं वैशाली विधानसभा क्षेत्र से सिद्धार्थ पटेल चुनाव मैदान में है, जो पूर्व मंत्री बिरसन पटेल के बहुत सारे फैक्टर है, ये सारी चीजें जनता ने लिख ली है, नोटेड कर चुकी है। अब जनता की बातों को कौन एड्रेस कर रहा है, उनकी मुद्दों को कौन एड्रेस कर रहा है, इस पर वो वोट करने निकलेंगी 6 तारीख को। फर्स्ट फेज का चुनावी शोर थम चुका है। पहले चरण में वैसे तो मेरे दर्शक और बिहार की जनता सुपर स्मार्ट है, फिर भी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 121 सीटों पर मतदान होगा 6 नवंबर को। एक आम बिहारी अपने ख्वाबों को लेकर, उम्मीदों को लेकर, अपने बेहतर बिहार को लेकर, अपने बेहतर शहर को लेकर, अपने बेहतर जिले को लेकर, अपने बेहतर मोहल्ले को लेकर निकलेगा। और उससे पहले, लेकिन अब तक आपने देखा होगा, हर एक चेहरा, हर एक बड़ा चेहरा जिसको हम वीआईपी, वीवीआईपी कहते हैं, वो जनता से कनेक्ट करने का जबरदस्त प्रयास करता हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक रैलीज करते हुए नजर आए। रैलीज का रैला तो अभी चलेगा, क्योंकि दूसरे फेज के लिए भी कल से तमाम चीजें शुरू हो जाएंगी। दूसरे फेज के लिए आप देखेंगे, लेकिन अभी पहले फेज के लिए, जिसमें 121 सीटें कवर हो रही हैं बिहार की, जिसमें आप देखेंगे एक तरफ मेरे आ रहा है तारीख, यानी 6 नवंबर, सहरसा में, सिवान में कौन कौन सी सीट्स को हम कवर कर रहे हैं वो मैं आपको लगातार बता रहा हूं। लेकिन यहां से चीजें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी आप समझ लीजिए। जब फर्स्ट फेज के चुनाव में 121 सीटों पर जब लोगों का माहौल बनाने का काम, जब हर एक चेहरा सोच रहा है कि मैंने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी, मैंने तो अपना काम कर लिया, जनता मेरे साथ है, और हर एक फैक्टर से जुड़ी हुई चीजें, अपडेट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स इस वक्त भारत एक्सप्रेस की स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। स्क्रीन भी पूरी तरीके से सज चुकी है। क्यों? क्योंकि इट्स ऑल अबाउट बिहार इलेक्शंस 2025। बिहार के रण में कौन कौन से फैक्टर हैं, चाहे वो मुस्लिम फैक्टर हो, यादव फैक्टर हो, ब्राह्मण फैक्टर हो, भूमियार फैक्टर हो, राजपूत फैक्टर हो, रविदास फैक्टर हो, कुर्मी फैक्टर, कोयरी, पासवान, माझी, निषाद, तेली, ये पूरा डेटा मैंने आपके सामने रख दिया, मेरी टीम ने आपके सामने रख दिया। क्यों? क्योंकि इसी डेटा के हिसाब से अभी तक जो मैं आपको बता रहा था ना कि इन 121 सीटों में बीजेपी ने कितने चेहरों को आगे रखा, जेडीयू ने, जनता दल यूनाइटेड ने कितने चेहरों को आगे रखा, टिकट शेयरिंग में कौन सा चेहरा, कौन सी जाति, और 2020 से 2025 में कितना माहौल बदला।
2020 2020 में क्या माहौल था और 25 में कितना बदला है। भारत एक्सप्रेस जहां एक तरफ मैं आपको यहां आंकड़े में दिखा रहा हूं, दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो पर भी भारत एक्सप्रेस मौजूद है। अभी मेरे कई सहयोगियों से मैंने आपका तारुफ कराया। आशुतोष जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। आशुतोष जी, अभी तो आपने मुझे कई सारी चीजें बहुत क्लियर कर दी, लेकिन जो ये वादे हुए हैं इस बार, एक तरफ आपने रखा कि लोक लुभावन वादे, एक तरफ है प्रॉमिसेस, दूसरी तरफ है डिलीवरी, लेकिन बार बार इंडिया ब्लॉक की तरफ से जो चीजें कही गई कि भैया इनसे हिसाब किताब मांगो ना, डबल इंजन की सरकार है, 20 सालों से नीतीश कुमार है, तो क्या वाकई जनता मान रही है कि नीतीश कुमार है इसलिए बिहार है, और 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? नीतीश कुमार के जो कोर वोटर हैं वो उनके साथ हैं, और पिछले 3-4 महीनों में नीतीश कुमार ने जो डिलीवर करके दिखाया है, वोटरों का विश्वास बढ़ा है, इससे दो राय नहीं है। ठीक है। लेकिन कई ऐसे वादे तेजस्वी यादव ने कर दिए हैं जो जनता को कंफ्यूज किया है और जनता सोचने पर विचार कर रही है। रोहित, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नीति नियत की बात हम बार बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे अब इस बात की चर्चा हो रही है कि जो नीति सरकार बनाती है वो यदि डिलीवर करती है तो वो विश्वस्त सरकार होती है, इस बात की भी चर्चा हो रही है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कई इलाकों में देखने को मिल रहा है कि जनता ये तय करने में लगी है कि हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो हमारे इलाके में होता है या नहीं होता है, और इसका सबसे महत्वपूर्ण आलम है राघोपुर की सीट, क्योंकि राघोपुर से तेजस्वी यादव आरजेडी के उम्मीदवार हैं, भावी मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं। इसके बावजूद सतीश कुमार यादव कड़ी टक्कर दे रहे हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है उनका वहां अस्थायी रूप से रहना, लोगों के दुख सुख में हिस्सा लेना। एनडीए के वोटर तो उनके साथ हैं ही, उनका भी अपना वजूद है, और सबसे बड़ा वजूद है कि वो जनता के बीच होते हैं, चाहे दवाई कराना हो, हॉस्पिटल ले जाना हो, सत्यनारायण स्वामी का कथा हो, हर जगह वो एक जनप्रतिनिधि के रूप में मौजूद रहते हैं। और पिछले 10 साल पहले राबड़ी देवी को हराने वाला वो शख्स है, और वो जन सरोकार से जुड़ा हुआ शख्स रहा है। तो वहाँ ऐसे प्रतिनिधि तेजस्वी यादव को मुकाबला दे रहे हैं। अब रही बात महुआ सीट की, तो महुआ सीट पर मुकेश रोशन का दबदबा रहा है। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो वहां पे मुकेश रोशन भारी थे, लेकिन तेज प्रताप के एंट्री हो जाने के बाद मामला त्रिकोणीय हो गया है, और इसका फायदा संजय सिंह को ना मिल जाए इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे सीट है जहां त्रिकोणीय मुकाबला होने की वजह से एनडीए को लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका फायदा भी एनडीए को मिलेगा। तो कुल मिला के अलग अलग स्थितियां बन रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लोग दावे कर रहे हैं या वादे कर रहे हैं उनकी नीति क्या है, उनका नियत क्या है, और कितना डिलीवर करते हैं। इसके अलावा जनप्रतिनिधि की उपस्थिति कितनी है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर उभर कर आया है कि कमजोर कैंडिडेट भी है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला हो जाने की वजह से वो भी वजूद में आ गया है। और इसी तरह 121 सीटों का हाल है, 16 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। तो फर्स्ट फेज काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जी। इंपॉर्टेंट भी, इंटरेस्टिंग भी। अनूप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, प्लीज जल्दी से मुझे बता दीजिए, अब चुनावी शोर फर्स्ट फेज के लिए थम चुका है, जनता के बीच अब तक हर एक चेहरा पहुंचने का प्रयास कर ही रहा था, डोर टू डोर कैंपेन अब भी चल ही रहा होगा, लेकिन जनता के असल मुद्दों, जनता सेटिस्फाई नजर आ रही है कि इस बार तो वाकई हमारे मुद्दों को एड्रेस किया गया? देखिए रोहित, इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला, और सही मायने में युवा वोटर्स जो है बहुत खास फैसला लेने वाले इस बार, क्योंकि हम जहां जहां भी गए, आधा बिहार घूम चुके हैं हम, और आधे बिहार में हम जहां जहां जिन लोगों से बातचीत कर रहे थे, युवा रोजगार की बात कर रहा, मुखर होकर ये कह रहा है कि हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमें ऐसी चीजें नहीं चाहिए, लोक लुभावन चीजें नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें व्यवस्थाएं चाहिए कि हम बाहर ना जा सके, हमें वो चीजें चाहिए जो शिक्षा व्यवस्था वो दुरुस्त होनी चाहिए, मेडिकल की बात वो दुरुस्त होनी चाहिए। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर ये युवा जो है वो मतदान केंद्र तक पहुंचेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, जो बुजुर्ग हैं या फिर 45 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है, वो अब भी आस्था जताते किस पे? नीतीश कुमार पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, लालू यादव पे वो आस्था जताते हैं। उनका मुद्दा चाहे जो भी हो, लेकिन उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम तो भाई नीतीश कुमार को वोट देंगे, हम मोदी जी को मानते हैं, हम लालटेन छाप पर ही वोट देंगे। ये मुद्दे हैं, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जो लोक लुभावन मुद्दे हैं, जिनके जरिए लोगों को आकर्षित करने के तमाम पार्टियों ने कोशिश की, चाहे तेजस्वी का प्रण हो या फिर संकल्प पत्र बीजेपी का हो। कई ऐसे कैंडिडेट भी मिले, आनंद मिश्रा जैसे कैंडिडेट जो बक्सर से
से अपना संकल्प पत्र लेकर आ गए, जो खुद अपना वादा कर रहे हैं कि अगर मैं जीत कर आता हूं तो तमाम चीजें करूंगा। लेकिन जनता इस बार बहुत सोच समझकर अपने घर से निकलेगी रोहित, और बहुत कुछ तय कर लिया है लोगों ने कि मुझे कहां वोट करना है, कैसे वोट करना है, और इस बार दिलचस्प होगा यह मुकाबला रोहित। दिलचस्प होगा। मैं वापस आऊंगा आपके पास। राजेश मेरे साथ हैं, राजेश मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेश जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि आप माफ कीजिएगा, प्रशांत मेरे साथ है। प्रशांत, मैं आपके पास आ रहा हूं, बक्सर से आप मेरे साथ जुड़े हुए। प्रशांत, प्लीज आप मुझे बताइएगा, इस बार जो फर्स्ट टाइम वोटर है, युवा जो है, अब तक तो हम एमवाई की बात करते थे, लेकिन इस बार इस डेफिनेशन को भी कम से कम चेंज करने का प्रयास किया गया है। एम से महिलाएं हो गया, वाई से युवा हो गया। नीतीश कुमार के लिए माना जाता है कि महिलाओं का अच्छा खासा एक वोट बैंक है जो नीतीश कुमार के चेहरे पर विश्वास करता है। तो वहीं इंडिया ब्लॉक कह रहा है कि नहीं, इस बार चीजें बदल रही हैं। क्या कह रहा है ये एम फैक्टर बक्सर में खास तौर पर? निश्चित रूप से अगर इस बार के बिहार चुनाव को, बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव को हम देखें और गहराई से उसकी समीक्षा कर, तो जो युवा वोटर, जो फर्स्ट टाइम वोटर सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं वो रोजगार की तरफ चाह रहा है। वो चाह रहा है कि हमको समय पर नौकरी में, चाहती, चूंकि जिस तरह की घटनाएं पिछले दिनों पटना में हो रही थी, जो भी छात्र जा रहे थे उन पर लाठीचार्ज हो, इस सारी बातें जो है अभी भी युवाओं के जेहन में है। इसलिए वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भी राजनीतिक दल है रोजगार की बात करे, नौकरी की बात करे। लेकिन कहीं ना कहीं ये अगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती है कि इस मुद्दे पे इस बार भी बिहार का चुनाव कहीं ना कहीं नहीं गया। क्या लगता है आपको प्रशांत, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा इस बार? जिस तरह की चीजें सामने आई हैं, अभी हम लोग घूम भी रहे थे हर में, तो आप जानते हैं कि बिहार में खास करके उत्तर भारत में अगर हम देखें तो जातिगत बातें आ ही जाती है। चाहे सही बात है। भले ही चुनाव की हम विकास को लेकर के करें, लेकिन अंत में जो बातें होती है जातिगत आ ही जाती है। यही वजह है कि हर क्षेत्र में आप देखेंगे मतदाताओं के संख्या के हिसाब से, मतदाताओं के जात के हिसाब से वहां पे राजनीतिक दल अपने अपने प्रचार का शुरुआत करते हैं या फिर उस ढंग से अपना प्रचार करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। वो तो हमें लिस्ट में भी नजर आता है, जिस इलाके में जिसकी संख्या ज्यादा उसी फेस को ज्यादा आगे प्रोजेक्ट किया जाता है। सच्ची बात है। पंकज भाई प्लीज आप आ जाइए, हाजीपुर से आप मेरे साथ जुड़े हैं। पंकज भाई प्लीज मुझे जल्दी से बता दीजिए कि इस बार आपको कौन सा लग रहा है कि जब एक आम बिहारी अपने घर से निकलेगा, हाजीपुर का एक आम निवासी जब अपने घर से निकलेगा, उसके मन में कौन से फैक्टर ज्यादा भारी रहेंगे? विकास की बात, नीतीश कुमार का सुशासन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डबल इंजन, गृह मंत्री जी की बातें, या फिर तेजस्वी, राहुल गांधी, मुकेश सहनी, हम आपके? और एक बड़ा फैक्टर का जिक्र यहां पर प्रशांत भाई पहले ही कर चुके हैं। वो बता ही रहे हैं कि जाति फैक्टर, जाति है कि जाति नहीं, जाते जाते ही जाएगा। लेकिन अभी ऐसा तो नहीं है कि हम बोल दे नहीं बिल्कुल जाति नहीं, वो भी है, वो भी नजर आ रहा है। मेरी जात का चेहरा है तो पहले मैं इसी को वोट कर देता हूं, वो चीजें भी हैं क्या अभी मन में? देखिए, हाजीपुर वैशाली जिला पूरे विधानसभा में इस तरह का बात सामने नहीं आ रही है कि हमारे जाति के ये है, लेकिन यहाँ पे दो काम नीतीश कुमार का झलक रहा है, जो महिला रोजगार योजना है और वृद्धा पेंशन योजना। ये दो योजना, इस तरह की योजना यहाँ पे लाया गया है जिसकी वजह से मतदाता चुप है और सीधे मतदाता से बात करने पर यही बात सामने आती है कि जो सरकार है वो ठीक है। हालांकि ये बता दें कि यहाँ पे दोनों योजनाएं काफी सशक्त से लागू हुआ है और दोनों योजनाओं का बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, और लोग स्थानीय विधायक या उम्मीदवार को नहीं देख रहे हैं, सीधे तौर पे नीतीश और मोदी को देख रहे हैं। बिहार में नीतीश और केंद्र में मोदी, इस दोनों की चर्चा यहाँ पे खूब हो रही है। और मुख्यमंत्री के जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, महिला विकास योजनाएं, रोजगार योजनाएं और वृद्धा पेंशन योजना जो हाल के दिनों में लागू हुआ है, उसको लेकर के काफी लोगों में उत्साह है। और ये यहाँ पे जातीय फैक्टर की बात करें तो अब जातीय फैक्टर पहले के बनिस्बत बहुत कम हुआ है। ऐसा नहीं है कि लोग जाति को ही वोट देगा, ये सीधे तौर पे विकास का यहाँ पे बात सामने आ रही है, क्योंकि बहुत सारे मतदाताओं से हमने ग्राउंड जीरो पे जाके बात किया तो सीधे तौर पर मतदाताओं ने एक ही शब्द बोला, जो कि आगे बढ़ना है और आगे बढ़ाना है। कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, कैसे बिहार आगे बढ़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज है, ये अच्छी चीज है, ये बदलाव है, धीरे धीरे और भी आएगा, अच्छा रहेगा। मेरे साथ राहुल राज भी हैं, दरभंगा से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राहुल, फर्स्ट फेज का चुनावी शोर थम चुका है। राहुल, जल्दी से आप मुझे बता दीजिए कि इस बार जो लोग यहाँ पर पहुंचे, वीवीआईपी चेहरे यहाँ पर पहुंचे, जनता के असल मुद्दों को एड्रेस किया गया कि नहीं किया गया? देखिए, जो दरभंगा की स्थिति है खासकर मिथिलांचल की, और मिथिला की अगर बात करें तो दरभंगा का प्रमुख स्थान है, और दरभंगा से ही ये तय होता है कि मिथिलांचल की सीटें किस तरह की रहेगी, इस बार एनडीए के पक्ष में रहेगा या महागठबंधन के। लेकिन यहाँ पे मुद्दा जो हावी है वो है कि लोकल जो लीडर है यहाँ पे, इसमें हर तरह के पहलू देखे जा रहे हैं। यहाँ स्थानीय मुद्दा हावी है, जो आपने काफी देखा होगा पहले, ये अलीनगर में मैथिली ठाकुर को लेकर, तो यहाँ पे स्थानीय मुद्दा अभी भी हावी है। और
और कहीं न कहीं ये सीट जो है एक तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। दूसरी बात ये है कि दरभंगा शहर जहाँ पे 20 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं प्रत्याशी, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वो यहाँ पे भी एंटी इनकम्बेंसी का भी देखा जा रहा है। मेन मुद्दा यह है कि लोगों को ये देखे एम्स या बड़ी बड़ी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाने से नहीं है, लेकिन लोगों की जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे शहर में नाले को लेकर है, सड़क को लेकर है, नली गली को लेकर है, इन सब चीजों को लेकर लोगों को काफी दिक्कतें होती है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर काफी दिक्कतें होती है। ये सारी समस्याओं को लोग इशू बनाकर इस बार देख रहे हैं। ये समस्या समाधान नहीं तो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी उसके लिए तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो छोटा सा सोल्यूशन है, जो उनकी बुनियादी चीजें हैं वो नहीं हो पाई है। ये कहीं न कहीं एक समस्या का कारण भी यहाँ पे बन सकता है। लेकिन अगर बात ओवरऑल करें तो इस बार आज तो प्रचार थम गई है, लेकिन स्थिति ये है कि जो पिछली बार जो परफॉर्मेंस रही थी एनडीए की दरभंगा में, उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी आएगी जैसी स्थिति है। क्योंकि लोग जो युवा के, सही बात है कि युवा रोजगार चाहते हैं, युवा गारंटी चाहता है कि रोजगार मिले। ऐसा नहीं कि एक तरफ है युवा चाहता क्या है, एक तरफ है महिलाएं क्या है, दूसरी तरफ अब तक तमाम बड़े चेहरे पहुंच गए। मेरे मुद्दों को पहले एड्रेस तो करो, प्रॉब्लम को एड्रेस करो, तभी तो सॉल्यूशन लाओगे। मैं इस पर आऊंगा राहुल आपसे बात करने। मेरे को जानकारी है रविशंकर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रविशंकर जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है प्लीज मुझे बताइए। मैं पहले भी आया था आपके पास, अब क्या माहौल है? राजनीतिक शोर शराबा तो थम गया, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। मैं वही सवाल पूछूंगा, जनता के मुद्दे एड्रेस हुए कि नहीं हुए? देखिए, यहाँ जब से दुलारचंद यादव की हत्या हुई, पूरे देश भर की मीडिया का यहाँ ध्यान मोकामा सीट पर ही आके टिक गया था। और इस तरह से मुद्दे जो होने चाहिए, बेरोजगारी के, पलायन के, ये सारे मुद्दे गौन हो गए, या फिर स्वास्थ्य के। अभी यहाँ एक ही मुद्दा है, अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह। ठीक है। और कल से जब से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कमान संभाला है चुनाव प्रचार की, उन पर कुछ नोटिस भी हुआ है चुनाव आयोग के द्वारा। हालांकि वे आज भी उन्होंने रोड शो किया कई जगह, और कई अभी तक वो लगातार उनका जारी है। हर एनडीए के हर एक ऑफिस में वो बैठ रहे हैं। बीना देवी के तरफ से भी सूरजभान सिंह का एक भव्य रोड शो का आयोजन किया गया था। दोनों तरफ से जोर आजमाइश हुई जबरदस्त तरीके से। मोकामा की बात करें तो पास की, तो दोनों तरफ से माहौल अब स्ट्रेसफुल तो नहीं है रविशंकर? माहौल अब स्ट्रेसफुल तो नहीं है? लोग ठीक है ना, लोग सेफ महसूस कर रहे हैं ना? मोकामा का माहौल संवेदनशील रहता ही है जब तक मतदान हो न जाए। ठीक है, मोकामा का माहौल संवेदनशील रहता ही है। ठीक है, आई कम बैक टू यू। मैं वापस आऊंगा आपके पास। आशुतोष जी भी लगातार मेरे साथ है, अनूप भी मेरे साथ है। आशुतोष जी आपके पास आ रहा हूं, फिर अनूप भाई आपके पास आ रहा हूं। आशुतोष जी प्लीज आप मुझे जल्दी से बता दीजिए, अभी मेरे सहयोगी राहुल मेरे साथ जुड़े थे, उन्होंने एक शब्द का जिक्र कर दिया, इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी। नीतीश कुमार, यही एक चेहरा हम पिछले दशकों से देख रहे हैं। 2 दशक से तो चीफ मिनिस्टर ही हैं। ये एंटी इनकम्बेंसी, ये वाला फैक्टर बिहार चुनावों में लागू नहीं होता क्या? या मैं स्पेसिफिकली बोलूं, नीतीश कुमार के चेहरे पर लागू नहीं होता क्या? देखिए, ये फैक्टर था, लेकिन पिछले 4 महीनों में नीतीश कुमार ने जिस पुरजोर तरीके से कल्याणकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाया, स्थिति सामान्य हो गई। अगर नीतीश कुमार के यूएसपी की बात करें तो महिला वोटर उनका सबसे खास रहा है। और महिलाएं नीतीश कुमार के प्रति हमेशा से अट्रैक्ट रही है, चाहे बच्चियां हो, महिलाएं हो। तमाम तरह की कल्याणकारी योजनाएं पहले से चल रही थी और उसमें और इजाफा कर दिया इन्होंने। तो जो उनका इंटैक्ट वोट है वो अभी भी है। और नीतीश कुमार की एक खासियत रही है, लोग आरोप लगाते हैं कि 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ जो न्यूट्रल वोटर होते हैं वो साथ होते हैं, और इसी का फायदा नीतीश कुमार को मिलता है। और ऐसे वोटर यदि किसी भी राजनेता के साथ रहेगा जो किसी पार्टी, जाति, धर्म से बाहर या ऊपर उठकर वोट करता हो और किसी नेता के साथ हो, तो इसका फायदा मिलता है। बिहार चुनाव में यह देखने को मिल रहा है कि एक दूसरे में सेंधमारी करने की कोशिश हो रही है। एनडीए की यह कोशिश हो रही है कि यादव वोट बैंक में सेंधमारी किया जाए, और इसके लिए सतत प्रयास जारी है। उसी तरह से तेजस्वी यादव की यह कोशिश हो रही है कि अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंधमारी की जाए, ताकि इंडिया गठबंधन मजबूत हो सके। तो यदि दोनों गठबंधनों में से जो ज्यादा सेंधमारी करने में कामयाब होगा,
उसकी जीत सुनिश्चित होगी। और इसी के तहत दोनों गठबंधन अपने अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं। एक जगह बात हो रही थी तो कुछ यादवों से मेरी बात हो रही थी, उनसे पूछा कि आप तो आरजेडी के तो वोटर हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लालू यादव वाले यादव नहीं हैं, हम डॉक्टर मोहन यादव वाले यादव हैं। अच्छा। हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम लोग नीति और नियत के आधार पर वोट करते हैं। तो स्थितियां कुछ बदली है और ये सिंधमारी का ही प्रतिफल है कि जिनके कोर वोटर है अपोजिट खेमे के लोग उसमें प्रवेश कर रहे हैं। और ये काम एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि इनके समक्ष कोई और विकल्प नहीं है। यदि वो सिंधमारी नहीं करेंगे तो उनकी जीत नहीं होगी। जी, इस फैक्टर पर काम हो रहा है। अनूप भाई जल्दी से आ जाइए। अनूप भाई मैं आपसे जानना चाहूंगा, नैरेटिव की भी तो लड़ाई होती है। एक तरफ से कहा जा रहा है डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, दिल्ली भी आपके साथ, पटना भी आपके साथ, आपके गांव में ही सारी व्यवस्थाएं हम कर देंगे। दूसरी तरफ से नैरेटिव ये है कि 20 सालों से यही चेहरा है, 20 सालों से यही चेहरा है, टायर्ड भी हो गए नीतीश कुमार, रिटायर भी हो गए हैं। जनता के बीच नैरेटिव कौन सा ज्यादा स्ट्रांग बनता हुआ नजर आ रहा है? मैं तो आपसे ये समझना चाह रहा हूं। रोहित देखिए, नैरेटिव दोनों अलग अलग सेट हो रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से अलग नैरेटिव है, तो वहीं जो एनडीए है उसकी तरफ से अलग नैरेटिव है। लेकिन आप मुद्दों की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि यहां भी आपस में ही तकरार है। नैरेटिव जो भी हो, देखिए जैसे घुसपैठिया का मुद्दा बीजेपी जोर शोर से उठाती है, लेकिन जेडीयू का कोई भी नेता आज तक इस मुद्दे पर खुलकर नहीं बोला है। आज मैं रघुनाथपुर में था, वहां हेमंता बिश्वा शर्मा भी वहीं थे। उन्होंने घुसपैठियों का पूरा जिक्र किया और कहा कि हम घुसपैठिया हटा देंगे, मदरसों को भी बंद कराएंगे। लेकिन जो जेडीयू के कैंडिडेट थे वहां उन्होंने घुसपैठिए पर एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि मुस्लिम का एक वोट बैंक, एक तबका ऐसा भी है जो नीतीश कुमार के साथ है। अगर मैं महागठबंधन की बात करूं तो वहां नैरेटिव तो है कि हमें 20 महीने का वक्त नहीं, 20 महीने का वक्त चाहिए, हमें आपसे 5 साल नहीं चाहिए। हम 20 महीने में वो करके दिखाएंगे जो 5 सालों में नहीं हुआ, जो 20 सालों में नहीं हुआ। ये नैरेटिव कर रहे हैं कौन? तेजस्वी यादव या फिर महागठबंधन के नेता। लेकिन वहां भी देखिए कैसी लड़ाई है, फ्रेंडली लड़ाई हो रही है वहां। अब कई ऐसी जगह है जहां पर आरजेडी की कांग्रेस के साथ, सीपीएम के साथ, तो सीपीएम की कांग्रेस के साथ लड़ाई है। नैरेटिव तो सेट हो रहा है रोहित, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दों की भी लड़ाई है और अपने अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं छपरा सीट की आपको बात बताऊं तो देखिए, छपरा में बीजेपी के खिलाफ बीजेपी की एक बागी तैयारी कर रही है और लड़ रही है, चुनाव लड़ रही है। और यहां स्टारडम की लड़ाई है। खेसारी लाल ने इस सीट को हॉट सीट बना दिया है, लेकिन छपरा में परंपरागत वोट और जातिगत से ऊपर उठना बहुत मुश्किल है रोहित। ठीक है आशुतोष जी, मैं बार बार अभी अनूप भाई से भी मैं पूछ रहा था, नैरेटिव की लड़ाई होती है, नैरेटिव की लड़ाई होती है, और कहीं ना कहीं मैसेजिंग शायद काम भी करती है, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन एक तरफ वही बात है, अभी इंडिया ब्लॉक की तरफ से, तेजस्वी की तरफ से एक के बाद एक वादे, एक के बाद एक वादे, एक के बाद एक वादे। दूसरी तरफ एनडीए हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, वो बार बार बोल रहे हैं कि ये नौकरी की बात करते हैं और फिर वो तमाम चीजें, लैंड फॉर जॉब, अभी राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी जी के ऊपर पूरे चार्जेस फ्रेम किए, वो सारी बातें। तो जनता, आप जैसा कह रहे हैं जनता कंफ्यूज है, तो फिर विकल्प क्या? देखिए, जनता डिलीवर पर ध्यान दे रही है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और जातीय समीकरण बिहार में अहम मुद्दा है, क्योंकि जातीय समीकरण के आधार पे एनडीए इंडिया गठबंधन से भारी है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। महिला फैक्टर इंपॉर्टेंट है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। शायद यही वजह है कि बिहार को आगे बढ़ाने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर ने भी टिकट बांटने में जातीय समीकरण का भरपूर ख्याल रखा। वो ना केवल टिकट दिए, बल्कि हर टिकट के लॉट में वो बताए कि हम इतने अति पिछड़ा को दिए हैं, इतने एससी एसटी को दिए हैं, हम इतने सामान्य को दिए हैं। तो जातीय गणित जो है वो तमाम पार्टियों की मजबूरी है और अहम फैक्टर बिहार में है। जहां तक एक दूसरे में सेंधमारी करने की बात है, दोनों गठबंधन एक दूसरे में सेंधमारी कर रहे हैं और तेजस्वी यादव को लग रहा है कि जिन महिला वोटर के आधार पे नीतीश कुमार लगातार बिहार में शासन कर रहे हैं, यदि उसमें हम सेंधमारी करने में कामयाब रहे तो हमारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि एमवाई समीकरण के आधार पे तेजस्वी यादव की सरकार कभी भी नहीं बन सकती है। ऐसी स्थिति में उनका पूरा ध्यान महिला वोटर पे है। शायद यही वजह है कि उन्होंने आज से करीब 4 महीने पहले माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए प्रति माह देने की बात कही और आज सुबह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो अगले 2 महीने के अंदर 1 साल की पूरी राशि हम एक साथ दे देंगे। तो महिला फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार से अलग करने के लिए चाहे जो कोशिश करनी पड़े वो करने की जरूरत है, अन्यथा हम जीत नहीं पाएंगे। ठीक है,
मेन यही है जीतेंगे कैसे। और अब तो सब सारा पासा जो है वो जनता के पास है। 6 तारीख को निकलेंगे, 6 तारीख को बता देंगे, 6 तारीख को ईवीएम में किस्मत कैद हो जाएगी। बहुत धन्यवाद आप लोग जुड़े। रविशंकर जी थैंक यू सो मच, राहुल भाई मेरे साथ थे, प्रशांत भाई थैंक यू सो मच, उज्जवल थैंक यू, पंकज चौहान साहब थे, बहुत बहुत धन्यवाद, अनूप भाई आप जुड़े मेरे साथ।